नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में संवाद को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। अब तक 25 करोड़ 48 लाख कोविड टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 95.43% हुई। लगातार 32वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक दर सक्रिय मरीजों की तुलना में अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 70,421 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुले। हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ाया। पंजाब में IIT रोपड़ ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना। पश्चिम उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंच जाएगा मानसून। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं कनकलता। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। मिशन ने कहा है कि महासभा के अध्यक्ष, उप महासचिव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष तथा UNCCD के कार्यकारी सचिव भी सत्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त राष्ट्र में आज होने वाले उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूक्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श भी होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा मंत्री शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 26 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र की ओर से मुफ्त टीका उपलब्ध कराने और प्रत्यक्ष राज्य खरीद व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। 96,000 से अधिक और टीके अगले 3 दिन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगे। देश में अब तक 25 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 14,99,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण चल रहा है और टीकाकरण ही कोविड महामारी से निपटने के लिए कारगर उपाय है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को और तेज करने में जुटी है। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस समय सक्रिय मामलों की संख्या कुल मामलों का 3.29% है और ये दर लगातार घट रही है।
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 50,000 की कमी आई है और इस समय देश में कोविड के 9,73,000 मरीज हैं। कोविड के मामलों में दैनिक और साप्ताहिक दर में भी गिरावट हुई है। इस समय साप्ताहिक दर 4.54 और दैनिक दर 4.72% है। लगातार 32वें दिन कोविड से ठीक होने की दर नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। पिछले 24 घंटों में 1,19,000 से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 95.43% है। अब तक 2,81,00,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान 3,921 लोगों की मौत हुई। अब तक 3,74,000 से अधिक लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि कल 14,92,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक 37,96,00,000 से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी नागरिकों के पूर्ण टीकाकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टीकाकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यावरण को बचाने के लिए मेरठ के हस्तिनापुर में लाभार्थियों के लिए हरित उपहार की अनूठी योजना शुरू की गई है। इस योजना के फलस्वरूप एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। टीका लगवाइए और एक फलदार पौधा और एक हरा और नीला कूड़ेदान भी मुफ्त पाइए। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस दिलचस्प उपहार योजना की शुरुआत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हस्तिनापुर मेरठ के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी ने नगर पंचायत हस्तिनापुर के साथ मिलकर की। नतीजे इतने जबरदस्त रहे कि एक दिन में ही जिले भर में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। डॉक्टर अंकुर ने आकाशवाणी को बताया, इस दिलचस्प योजना के जरिए न सिर्फ लोग टीका लगवाने के लिए उत्साहित हो रहे हैं, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ साफ सफाई को भी बढ़ावा मिल रहा है। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में कोविड टीका लगवा चुके सरकारी कर्मचारी आज कार्यालय पहुंचे। राज्य सरकार ने कल जारी आदेश में उन सभी कर्मचारियों को कार्यालय आने को कहा था जिन्होंने कोविड के दोनों टीके लगवा लिए हैं। इन्हें कोविड से बचने के नियमों का पालन करना होगा। सरकारी कार्यालयों में कामकाज को सुचारू बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। असम में आंशिक रूप से लॉकडाउन लागू है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 2,167 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित होने की दर 2.16% है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से कुछ निश्चित प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुल गए हैं। नए निर्देशों के अनुसार सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ऑड इवन लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। राजधानी में शादियां सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंकेट हॉल, मैरिज हॉल और होटल में प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि शादियां घर पर या कोर्ट में हो सकती है, लेकिन 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। दिल्ली मेट्रो और बस 50% क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हरियाणा सरकार ने आज से कुछ और छूट के साथ 21 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि राज्य में अगले आदेश तक सभी सरकारी और निजी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
लेकिन कॉर्पोरेट कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। एक रिपोर्ट। दुकानों को सुबह 9 से शाम 8 बजे तक, जबकि मॉल को सुबह 10 से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड काउंटरों से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। कोविड दिशा निर्देशों के चलते उत्पादन इकाइयों और उद्योगों को भी खोलने की अनुमति है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी 21 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। अन्य कार्यक्रमों में केवल 50 व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। इसके अलावा 50% क्षमता के साथ जिम को सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खोला जा सकेगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोला जा सकेगा। समाचार कक्ष से सुनीता महेश्वरी। कर्नाटक सरकार ने ऐसे जिलों में लॉकडाउन नियमों में कुछ ढील देने की घोषणा की है जहां कोरोना संक्रमण दर कम है। ये छूट आज से लागू हो गई है। बंगलुरु शहरी जिले में सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कारखाने खोलने की अनुमति दे दी गई है, मगर केवल 50% कर्मचारी ही काम पर लगाने की शर्त लगाई गई है। वस्त्र तैयारी केवल 30% कर्मचारी काम पर लगा सकते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे के बजाय अब दोपहर 2 बजे तक दुकान खुले जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा और टैक्सी केवल 2 यात्रियों को ले जा सकते हैं, मगर कोविड कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक भी कर्फ्यू रहेगा, मगर बेंगलुरु रूरल, मैसूरू, दक्षिण कन्नड़, मंड्या, बेळगावी, चिಕ್ಕमंगलुरु, शिवमोग्गा, दावणಗೆರೆ, चामराजनगर, हासन और कोडगु ये 6 जिलों में लॉकडाउन यथास्थिति रहेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोगों से अपील की है कि वे हर समय कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें और पूरी तरह एहतियात बरतें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कोविड के नए मामलों में कमी आने के बावजूद राज्य में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। राज्य के 27 जिलों में आज से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, जो इस महीने की 21 तारीख तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार द्वारा साझा किए गए एक विशेष वीडियो में कोविड रोकथाम पर अपनी सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण देते हुए जोर दिया है कि अगर कोई भी कोविड नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्टालिन ने सभी दुकानदारों और छोटे विक्रेताओं से सामाजिक दूरी की प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। शराब की दुकानों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर उन दुकानों को बंद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने की अपील भी की है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से तृप्ति श्रीवास्तव। पंजाब में रोपड़ के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है, जो श्वास लेने में मदद करने वाले उपकरण CPAP का विकल्प हो सकती है। इस मशीन के माध्यम से हल्के प्रेशर से ही व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। देश का ये पहला ऐसा उपकरण है जो बिना बिजली के भी काम करता है और अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन पाइपलाइन जैसी दोनों प्रकार की ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के लिए अनुकूलित है। ये प्रावधान मौजूदा अन्य CPAP मशीनों में उपलब्ध नहीं है। सहायक प्रोफेसर मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग डॉक्टर खुशबू राखा ने IIT के एडवांस्ड मटेरियल्स एंड डिजाइन लैब में ये उपकरण विकसित किया है। उन्होंने कहा कि इस उपकरण का उपयोग उन शिशुओं के इलाज के लिए भी किया जा सकता है जिनके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। डॉक्टर राखा और उनकी टीम ने डिवाइस की 3D प्रिंटिंग के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रैपिड प्रोटोटाइप लैब के फैकल्टी इंचार्ज श्री सुरेश चंद के साथ सहयोग किया है। उपकरण चिकित्सा परीक्षण और बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए तैयार है। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है
14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मध्य प्रदेश के एक होम्योपैथी चिकित्सक प्रोफेसर निशांत और उनकी टीम ने सिकल सेल आनुवंशिक रोग के उपचार के लिए एक नई पद्धति प्रतिपादित की है। इस रोग में लाल रक्त कोशिकाएं विकृत होकर टूट जाती हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लाई गई इस पद्धति को केंद्र सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। भोपाल के शासकीय होम्योपैथी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर निशांत नाम्बिसन और उनके साथियों ने सिकल सेल एनीमिया के लिए एक नया रक्त परीक्षण उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण 5 मिनट से भी कम समय में परीक्षण के परिणाम बता देता है, जो कि वर्तमान में उपयोग किए जा रहे परीक्षण तकनीक की लागत से 10 गुना सस्ता है और 10 गुना कम समय भी लेता है। डॉक्टर निशांत बताते हैं कि ये एक नई जैव रासायनिक परीक्षण तकनीक है जो स्वदेशी रूप से विकसित पोर्टेबल फॉर्म टॉप रिचार्जेबल डिवाइस के साथ काम करता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता को इस उपकरण को संचालित करने के लिए किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। यह आविष्कार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे भारत सरकार के पोर्टल www.agni.gov.in पर भी देखा जा सकता है। राशिद अहमद खान, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में संवाद को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। अब तक 25 करोड़ 48 लाख कोविड टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 95.43% हुई। लगातार 32वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक दर सक्रिय मरीजों की तुलना में अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 70,421 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुले। हरियाणा सरकार ने कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ाया। पंजाब में आईआईटी रोपड़ ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना। पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंच जाएगा मानसून। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की आज बैठक हुई, जिसमें भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। न्यास के सदस्यों ने मानसून के दौरान राम मंदिर निर्माण के लिए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में चंदे के रूप में मिली राशि और गांवों से किए गए संपर्क जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। न्यास के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कल 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे थे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव चंपत राय ने बैठक के बाद बताया कि न्यास ने इस वर्ष अक्टूबर तक नींव भरने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। श्री राय ने राम मंदिर के लिए भूमि खरीदने में धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है और इन्हें गुमराह करने वाला तथा राजनीति से प्रेरित बताया है। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र आज सुबह दिल्ली में अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राज्य कैबिनेट से निकाले जाने के बाद उन्होंने सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति और हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में त्यागपत्र दे दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने श्री ई राजेंद्र को पार्टी सदस्यता जारी कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के तेलंगाना प्रभारी तरुण चुग, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बी संजय भी उपस्थित थे। लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के 5 सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से कल मुलाकात कर पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को लोकसभा संसदीय दल के नेता के पद से हटाने के संबंध में एक पत्र सौंपा। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि पार्टी को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नई दिल्ली में श्री पारस ने कहा कि पार्टी के कुल 6 में से 5 सांसद पार्टी को बचाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी पार्टी गुजरात विधानसभा के लिए सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिले हुए हैं और गुजरात की जनता के पास एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उन्होंने गुजरात में बेरोजगारी, कॉलेज दाखिलों और किसानों की आत्महत्याओं पर भी चर्चा की। पूर्व सांसद AKS विजयन को नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार का विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की इस सप्ताह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली बैठक से पहले ये आदेश आया है। राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री स्टालिन की ये पहली नई दिल्ली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में कल जोकोविच ने दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी यूनान के स्टेफानोस सित्सिपास को हराया। जोकोविच का यह 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 39 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे बॉक्सिंग में पदक के दावेदार अमित पंघल के बारे में। अमित पंघल का जन्म 16 अक्टूबर 1995 में रोहतक में हुआ। अमित भारत के ऐसे पहले पुरुष मुक्केबाज हैं जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया। 52 किलो भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 मुक्केबाज अमित ने 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। 2018 में उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक प्राप्त किया। इसी वर्ष उन्होंने एशियाई खेलों में अपने भार वर्ग में चैंपियन बनकर स्वर्णिम आभा बिखेरी थी। वर्ष 2019 में अमित ने एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। इसी वर्ष उन्होंने रूस में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त कर इतिहास रचा। 2008 पेचिंग ओलंपिक्स के पुरुष वर्ग में भारत के लिए विजेंदर सिंह ने पदक जीता था। इस बार भी टोक्यो में अमित पंघल से पदक की उम्मीदें की जा सकती हैं। समाचार कक्ष से हिमांशु कांडपाल। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण देश में थोक मुद्रास्फीति की दर 12% से अधिक हो गई है। वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मई महीने के लिए जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार थोक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई महीने के लिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.94% रही। हालांकि मासिक आधार पर मुद्रास्फीति की दर 0.76% रही। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेफ्टाली बेनेट को इजरायल का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। ट्वीट संदेश में आज श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अगले वर्ष राजनयिक संबंधों के उन्नयन के 30 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री नेफ्टाली बेनेट से मिलने को उत्सुक हैं और दोनों देश रणनीतिक साझेदारी के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इजरायल के नए प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट ने 4 चुनावों के बावजूद 2 साल से चल रहे राजनीतिक गतिरोध का सामना कर रहे राष्ट्र को एकजुट करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी लोगों के हित में काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्री बेनेट को बधाई देते हुए कहा कि वो घनिष्ठ और स्थायी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ताहिर हुसैन जुबदावी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग गीले और सूखे कूड़े के अलग अलग प्रबंधन को ग्राम स्तर पर ले जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात अपने कार्यक्रम सुर्खियों में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेजा से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बारे में एक विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। ये साक्षात्कार FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7:40 पर सुना जा सकता है।
ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा। अपडेट के लिए आप हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून निर्धारित समय से 12 दिन पहले दिल्ली पहुंच रहा है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि मानसून कल तक पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंच जाएगा। इस बार साउथ ईस्ट मानसून का प्रोग्रेस बहुत एक्टिव है और अभी तक साउथ ईस्ट मानसून एंटायर साउथ इंडिया, सेंट्रल पार्ट्स, ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर चुके हैं और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ईस्ट यूपी कवर हो चुका है। हमारा उम्मीद है कि अगले 2 दिन के अंदर नॉर्थ वेस्ट इंडिया का और कुछ हिस्सा दिल्ली समेत मानसून प्रोग्रेस कर सकता है। इसके प्रभाव में बारिश बहुत अच्छे हो रहे हैं और अगले 2 दिन के लिए ये बारिश स्पेशली सेंट्रल इंडिया, यूपी, एमपी वगैरह एरिया में कुछ इलाके में हेवी टू वेरी रेनफॉल हो सकता है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। हर वर्ष आज का दिन दुनिया में सुरक्षित रक्तदान और रक्त के अवयवों को मानव शरीर में सुरक्षित ढंग से चढ़ाने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। और अब प्रस्तुत है विश्व रक्तदाता दिवस पर आज का संस्कृति संदेश। विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2004 में 14 जून को रक्तदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूक करके रक्तदान के लिए प्रेरित करना है। इस दिन उन रक्तदाताओं के प्रति आभार भी जताया जाता है जिन्होंने रक्तदान कर किसी की जान बचाई है। सरसरी तौर पर देखने में तो ये एक जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया दिखाई देती है, लेकिन इसका मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी बहुत प्रबल है। हम भारतीयों के संस्कारों में ही निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना को महत्व दिया जाता है। किसी की जान बचाना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन दुनिया के सभी देशों में ये जीवन दर्शन नहीं है। सच्चाई ये है कि दुनिया में अब तक कुछ ही देशों के लोग स्वैच्छिक रक्तदान करते रहे हैं, जबकि बाकी देशों में अभी भी रोगियों को रक्त लेने के लिए या तो अपने परिवार के सदस्यों या रक्त बेचने वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चाहता है कि पूरे विश्व में स्वैच्छिक रक्तदाताओं से पर्याप्त मात्रा में रक्त प्राप्त करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेइनर के नाम पर इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उनके जन्मदिन के अवसर पर ही 14 जून को हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान हेतु प्रेरित करने के लिए इस दिन बैठकों, संगोष्ठियों, चर्चाओं और कई प्रकार के अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर भी लगाए जाते हैं। आइए हम भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का अनुसरण करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान करें। इसी में हमारा, आपका और समस्त विश्व का कल्याण है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में संवाद को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 26 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। अब तक 25 करोड़ 48 लाख कोविड टीके लगाए गए। देश में स्वस्थ होने की दर 95.43% हुई। लगातार 32वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक दर सक्रिय मरीजों की तुलना में अधिक। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 70,421 नए मामले दर्ज। दिल्ली में कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी बाजार और मॉल खुले। हरियाणा सरकार ने कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 21 जून तक बढ़ाया। पंजाब में आईआईटी रोपड़ ने श्वास लेने में मदद करने वाला नया उपकरण जीवन वायु विकसित किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल दिल्ली पहुंचने की संभावना। पश्चिमोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में पहुंच जाएगा मानसून। नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। और विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।